वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग मेडिकोस। और आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या है। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पर्टिकुलर जो साइंटिफिक वर्ड हैं जो किसी डिसीज़ के लिए या फिर किसी और डायग्नोस्टिक वैल्यूज़ के लिए ऐसे जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं या मेडिकल टर्म जो यूज़ किए जाते हैं किसी प्रिस्क्रिप्शन में या डायग्नोसिस में, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में। तो वो सारे टर्म्स जो है सभी मेडिकल स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए, चाहे वो नर्सिंग का स्टूडेंट हो या फार्मासिस्ट हो या अदर मेडिकल कोर्सेज हो। तो इसकी जानकारी सभी को होना चाहिए। तो इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाया है कॉमन मेडिकल टर्मिनोलॉजी के ऊपर। तो उसमें मैंने कुछ कॉमन वर्ड जैसे कुछ बीमारियां हैं या कुछ कॉमन जो सफिक्स और प्रीफिक्स के साथ मैंने बताया है कि इसमें क्या मतलब होता है या इसकी मीनिंग हम कैसे पता करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो वीडियो भी ज़रूर देखें। मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। और इसके बाद हम देखते हैं ये डिटेल में अदर मेडिकल टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनेस्थेटिक। तो एनेस्थेटिक क्या होता है? व्हेन ए सब्सटेंस रिड्यूसेस पेन्स ऑफ द पेशेंट गेट्स द पेशेंट अनकॉन्शियस। मतलब जो बेहोशी की जो दवा होती है, जो कॉमन भाषा में आप देखें कि जो बेहोश करने के लिए दवा जो दिया जाता है ऑपरेशन से पहले या फिर छोटे मोटे ऑपरेशन के लिए, सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जो लोकल भी दिया जाता है, वो एनेस्थेटिक कहलाता है। इसमें जो पेशेंट है अनकॉन्शियस हो जाता है या बेहोश हो जाता है और उसको पेन का पता नहीं चलता है। तो व्हेन अ सब्सटेंस रिड्यूसेस पेन्स ऑफ पेशेंट गेट्स द पेशेंट अनकॉन्शियस। तो ये एनेस्थेटिक। इसके बाद हम देखेंगे लैक्सेटिव। तो लैक्सेटिव क्या है? जो पेट साफ करने वाली जो दवा है, सबसे आसान भाषा में आप समझिए कि पेट साफ करने वाली जो दवा होती है वो लैक्सेटिव होती है। तो ड्रग्स बाय विच द डिफिकेशन हैज़ बीन प्रमोटेड या इवेकेशन ऑफ बॉवेल होता है, उसको हम लैक्सेटिव कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी वर्ड आपने कई बार सुना होगा, बार बार सुना होगा। खासतौर से इस कोविड एरा में इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इम्यूनिटी को मैं आम भाषा में समझाती हूँ कि आपकी बॉडी की जो लड़ने की क्षमता होती है, जो डिफेंस सिस्टम होता है आपकी बॉडी का, जो फाइटिंग सिस्टम होता है, वो कितने अच्छे से वर्क करता है, उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी किसी डिसीज के अगेंस्ट। तो इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। अ पर्सन कैन रजिस्ट आफ्टर फाइटिंग विद द इन्फेक्शन ऑफ डिसीज विथ हिज बॉडी पावर कॉल्ड इम्यूनिटी। इसके बाद हम देखेंगे एनालेप्टिक। तो एनालेप्टिक ऐसी चीज़ें होती हैं, मेडिसिन होती हैं या ड्रग्स होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो स्टिमुलेट करती हैं, तो उन्हें एनालेप्टिक कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कोलेगॉग। ये मैंने इसको उस वीडियो में भी बताया जिसमें मैंने कॉमन मेडिकल टर्मिनोलॉजी बताया है, लेकिन मैं फिर से रिपीट करती हूँ। कोलेगॉग, गैलेक्टोगॉग और हाइड्रोगॉग, तीन वर्ड हैं जिसमें लास्ट में जो वर्ड्स हैं आप सेम देख सकते हैं गॉग। तो गॉग का मतलब है सिक्रीशन, सिक्रीशन को बढ़ाना। तो अगर कोले वर्ड का कोले के साथ गॉग लगा हुआ है तो हम देखेंगे कोले वर्ड हम बाइल के लिए या गॉल ब्लैडर के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो बाइल का सिक्रीशन बढ़ता है तो कोलेगॉग। और गैलेक्टो मतलब मिल्क का सिक्रीशन बढ़ता है तो गैलेक्टोगॉग। और हाइड्रोगॉग मतलब वाटर का सिक्रीशन बढ़ना या वाटर का इवेकेशन होगा। अब हम इनकी डिफिनेशंस देखेंगे। तो कोलेगा क्या है? द प्रोसेस थ्रू विच द सिक्रीशन ऑफ बाइल इज इंक्रीज्ड बाय द ड्रग्स। तो बाइल का सिक्रीशन बढ़ जाता है तो जिन मेडिसिन से, तो उन्हें हम कोलेगॉग कहते हैं। इसी तरीके से मिल्क का सिक्रीशन बढ़ता है जिस ड्रग से, तो उसको हम गैलेक्टोगॉग कहते हैं। तो इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? गैलेक्टोगॉग जो है आपने कॉमन सुना होगा कि डिलीवरी होती है, कोई लेडीज़ है तो उसका बच्चा है छोटा, उसको प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन जो है ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो, सिक्रीट हो रहा है, तो गैलेक्टोगॉग दिया जाता है जिससे मिल्क का सिक्रीशन बढ़ता है। तो जो गैलेक्टोगॉग में कॉमन एग्जाम्पल बताऊँगी, शतावरी आप सभी ने सुना होगा, तो ये कॉमन गैलेक्टोगॉग। उसके बाद हाइड्रोगॉग का क्या डिफिनेशन है देखेंगे हम। हाइड्रोगॉग रिफर्स टू अ सब्सटेंस दैट प्रमोट्स वाटरी इवेक्यूशन ऑफ बॉवल्स। इसके बाद हम देखेंगे एस्ट्रिंजेंट्स। तो एस्ट्रिंजेंट्स का मतलब सिंपल आम भाषा में अगर आप समझे कि कोई भी जो मेडिसिन है जो कहीं पर अप्लाई की जाती है वहाँ पे सिकोड़ देता है, या स्किन को सिकोड़े या ब्लड वेसल को, तो एस्ट्रिंजेंट स्टॉप करने का काम करता है, या ब्लीडिंग को स्टॉप करेगा या किसी भी तरीके का सिक्रीशन है तो वहाँ स्टॉप करेगा। तो एस्ट्रिंजेंट ड्रग अप्लाई टू द स्किन टू रिड्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम माइनर अब्रेशन। और ऐसे कॉस्मेटिक, तो कॉस्मेटिक में कहाँ पे यूज़ होता है? आप देखेंगे कि जो आपने स्किन प्रॉब्लम्स में देखी होगी कि स्किन की पोर्स खुली हैं, छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं। खासतौर से कॉस्मेटिक पर्पस से जो पोर्स को बंद करने के लिए जो स्ट्रिंजेंट यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ पे कॉस्मेटिक में उनका यूज़ है। तो इस तरीके से मेडिकल यूज़ कहाँ पर है? ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए अदर भी यूज़ है। इसके अलावा कॉस्मेटिक यूज़ आपने दो तरह के यूजेस आपने देखे स्ट्रिंजेंट का। इसके बाद हम देखेंगे कि एल्कलोसिस क्या है।
एल्कलोसिस क्या है? दिस मीन्स एन एल्कलोसिस, आप जानते हैं कि अल्कलाइन और एसिडिक दो पीएच जो होते हैं अपने बॉडी फ्लूइड्स के, वो ब्लड का भी हो सकता है, यूरिन का हो सकता है, अदर बॉडी फ्लूइड का भी पीएच हो सकता है। तो उस पीएच में जो चेंजेस होते हैं तो उसके कारण कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे एसिडोसिस और एल्कलोसिस। तो एल्कलोसिस मतलब पीएच जो है अल्कलाइन पीएच, जब पीएच बढ़ जाता है तो एल्कलोसिस, पीएच घट जाता है तो एसिडोसिस। तो दिस मीन्स एन एक्सेसिवली अल्कलाइन कंडीशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यू विच में कॉज वीकनेस और क्रैम्प्स। तो इसमें हमें वीकनेस और क्रैम्प्स के सिम्टम दिखाई देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हाइपर यूरिसेमिया। तो इसमें 3 पार्ट है, हाइपर, यूरिक, एमिया। हाइपर का मतलब ज़्यादा, यूरिक का मतलब यूरिक एसिड, एमिया का मतलब ब्लड। अगर किसी भी वर्ड के पीछे एमिया सब लिखा हुआ है, इसका मतलब ब्लड की बात कर रहा है, ब्लड में उसके कंसंट्रेशन की बात हो रही है। तो दिस मीन दैट अ पर्सन हैज़ अ टू मच यूरिक एसिड इन ब्लड। तो यूरिक एसिड का बढ़ जाना ब्लड में हाइपर यूरिसेमिया कहलाता है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगी कि ये जो आप चाहें तो डायरेक्टली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको छोटे शॉर्ट में नोट्स मिल जाएंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी की, और वो आगे आपको फ्यूचर में बहुत काम आएंगे, क्योंकि ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। इसी के बेसिस पे बहुत सारी आपकी आगे की स्टडीज़ भी डिपेंड करती हैं, क्योंकि अगर आपको इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है तो बाकी डिटेल्स आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लें और सेव कर लें या फिर नोट्स बना लें। नेक्स्ट हम देखेंगे ओलिगो यूरिया। तो ओलिगो यूरिया क्या है? ओलिगो का मतलब होता है कम। ओलिगो, जहाँ भी ओलिगो वर्ड है तो वहाँ पर उसका मतलब हो, जैसे ओलिगो मिनोरिया, ओलिगो यूरिया। यूरिया मतलब यूरिन, मिनोरिया मतलब मेंसेस। तो जब मेंसेस कम होता है, ब्लीडिंग कम होती है पीरियड्स में, तो उसको ओलिगो मिनोरिया कहते हैं। इसके बाद अगर ओलिगो यूरिया मतलब यूरिन का आउटपुट कम, तो कितने यूरिन को हम कहेंगे कि वो कम है? तो अगर एक एडल्ट में 400 ml डेली जो है, इससे कम यूरिन होता है प्रोडक्शन, तो उसको ओलिगो यूरिया कहेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि चिल्ड्रन में और इन्फेंट में कितना यूरिन आउटपुट होना चाहिए। तो एक इन्फेंट में शुड बी लेस देन 1 ml पर केजी पर आवर इन इन्फेंट, और जबकि चिल्ड्रन में 0.5 ml पर केजी पर आवर होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे पॉलीसाइथेमिया। तो पॉलीसाइथेमिया मतलब एन एबनॉर्मली इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड आइदर थ्रू द रिडक्शन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम और इंक्रीज इन रेड सेल नंबर। तो हीमोग्लोबिन का बढ़ जाना ब्लड में, तो टोटल जो है प्लाज्मा लॉस के कारण भी हो सकता है, कंसंट्रेशन डिफरेंट हो जाता है, या तो फिर इंक्रीज इन रेड सेल नंबर के कारण भी होता है। इसके बाद हम देखेंगे ल्यूकीमिया। तो आपने जो वर्ड सुना होगा बार बार कई बार, ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकेमिया। तो ये दिस इज अ ग्रुप ऑफ कैंसर दैट यूजली begins in bone marrow and results in high number of abnormal white cells। तो बोन मैरो में डिफेक्ट के कारण जो है वाइट ब्लड सेल्स, इसमें जो है ल्यूकेमिया में वाइट ब्लड सेल्स का जो है काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बोन मैरो में जो उसका प्रोडक्शन होता है वहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है, और ये इसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। इसके बाद हम देखिए अप्लास्टिक एनीमिया। तो अप्लास्टिक एनीमिया तो आप जानते हैं खून की कमी। कहीं पे भी एनीमिया अगर आपने पढ़ा होगा सिलेबस में, फर्स्ट ईयर में डी फार्मा में पढ़ा होगा, या फिर अदर मेडिकल कोर्सेज में भी स्टूडेंट्स सभी ने पढ़ा होगा कि एनीमिया क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, उसमें से एक टाइप है अप्लास्टिक एनीमिया। तो अप्लास्टिक में क्या होता है कि बॉडी जो है हमारी न्यू ब्लड सेल्स नहीं बनाती हैं, तो जिसके कारण वीकनेस होती है और बहुत भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो इसको हम कहते हैं अप्लास्टिक एनीमिया। इसके बाद हम देखेंगे अग्रैनुलोसाइटोसिस। तो अग्रैनुलोसाइटोसिस, तो आपने WBC के टाइप्स देखे होंगे, ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट। तो जिसमें जो अग्रैनुलोटाइप्स हैं लाइक न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल, जो इनका जो है कंसंट्रेशन कम हो जाता है बिलो 500 सेल्स पर क्यूबिक mm ब्लड, इसको अग्रैनुलोसाइटोसिस कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हीमोलिसिस। तो लिसिस का मतलब होता है टूटना, और रप्चर और डिस्ट्रक्शन। तो रप्चर और डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड हीमो। हीम का मतलब यहाँ पे ब्लड को डिनोट करेगा, तो रेड ब्लड सेल्स का टूटना या कम होना हीमोलिसिस कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे एक्टिनोमाइकोसिस। तो ये एक तरह का डिसीज़ है, इन्फेक्शियस डिसीज़ है, और जो एक्टिनोमाइसिस डिसीज़ के कारण होता है। इसके बाद हम देखेंगे डायाफोरोसिस। तो एबनॉर्मल स्वेटिंग और पर्सपिरेशन, जो पसीना बहुत ज़्यादा होता है, एबनॉर्मल होता है, उसको डायाफोरोसिस कहते हैं। ई न्यूरोसिस, ये बहुत कॉमन वर्ड है और बहुत ज़्यादा ओपीडीज में देखा जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बेड वेटिंग करते हैं या बेड पे यूरिन पास आउट कर देते हैं सोते समय, जिनको पता नहीं चलता, क्योंकि उनका इनवॉलंटरी जो है यूरिनेशन होता है, कंट्रोल नहीं होता यूरिन पे, तो उसको न्यूरोसिस कहते हैं, इन्यूरोसिस कहते हैं। तो इसको डेफिनेशन देखेंगे, दिस इज एन इनवॉलंटरी यूरिनेशन स्पेशली चिल्ड्रन वेटिंग द बेड एट नाइट। इसीमिया का मतलब होता है कि किसी भी टिश्यू में अगर ऑक्सीजन का सप्लाई ना हो तो वहाँ का सेल का डेथ हो जाता है, सेल की डेथ हो जाती है, और टिश्यूज जो है एक तरीके से इसीमिया का मतलब है सेल डेथ और टिश्यू डेथ।
तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने से टिश्यू का जो मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाता है और सेलुलर डेथ हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे पर्चुरेशन। पर्चुरेशन का मतलब है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो जो चाइल्ड बेयरिंग जो उसकी प्रोसेस होती है और डिलीवरी की जो प्रोसेस, सारी प्रोसेस मिलकर जो है पर्चुरेशन वर्ड कहलाता है। फिर इसके बाद देखते हैं राइनाइटिस। तो राइनाइटिस जो है नेजल इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है, जो नॉर्मल जो कफ कोल्ड है, रनी नोजल्स के जो लक्षण मिलते हैं उसको राइनाइटिस कहते हैं। इसके बाद देखेंगे टेराटोजेंस। तो टेराटोजेंस जो होते हैं ऐसे इन्वायरमेंटल एजेंट होते हैं जो कि फीटस में एबनॉर्मेलिटी कॉज करते हैं। फीटस में एबनॉर्मेलिटी कैसे होगी? जो कोई अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उसके पेट में जो फीटस है, जो बेबी है, अगर वो प्रेग्नेंट लेडी कोई ऐसी मेडिसिन लेती है जो हार्मफुल है या कुछ अदर भी फैक्टर्स है मेडिसिन के अलावा जो उस बच्चे को, जो अनबॉर्न बेबी के बॉडी पार्ट्स में डिफेक्ट पैदा कर सकते हैं या उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको हम टेराटोजेंस कहते हैं। ये कोई हानिकारक केमिकल का एक्सपोजर हो सकता है, एक्सटर्नल या ओरल कोई मेडिसिन लेती हैं प्रेगनेंसी में, या फिर जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकता है। तो टेराटोजेन इस तरह काम करता है। फिर हम देखते हैं ट्यूमर। तो ट्यूमर क्या होता है? आपने वर्ड सुना होगा कैंसर। तो ट्यूमर और कैंसर में फ़र्क है। ट्यूमर क्या है? ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, जो सेल्स होती हैं जिसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, उनको हम ट्यूमर कहते हैं। लेकिन जब वही ट्यूमर फैलने लगता है तो उसको हम कैंसर कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वायरलिज्म। वायरलिज्म इज ए कंडीशन इन विच जो वुमेन डेवलप मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ एंड अदर मेसन। जो कोई अगर फीमेल है उसमें दाढ़ी आ जाए, मूंछ आ जाए या मेल्स वाले कैरेक्टर आ जाए तो उसको विरिलिज्म कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एमनेसिया। तो एमनेसिया क्या है? दिस इज डिफेक्ट इन मेमोरी कॉज बाय ब्रेन डैमेज, डिसीज ऑफ। तो जो मेमोरी जो है लॉस की कंडीशन होती है या मेमोरी में डिस्टर्बेंस होता है किसी ब्रेन डैमेज या डिसीज़ के कारण, या ब्रेन को कोई डिसीज है, कोई ट्रॉमा है, साइकोलॉजिकल कुछ इफेक्ट है, तो उस कंडीशन को एमनेशिया कहते हैं। इसका डिलीरियम। डिलीरियम का मतलब जो है नॉर्मल मेंटल कंडीशन। डिलीरियम आपने देखा होगा कुछ लोग जैसे कि उटपटांग बोलते हैं, कुछ भी जैसे किसी ने ड्रिंक किया है, अल्कोहल पिया है, तो उसका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं रहता, उसे पता नहीं कि वो क्या बोल रहा है। तो इस तरह का जो अनाप शनाप जो बोलना होता है उसको डिलीरियम कहते हैं। ऐसी कंडीशन जिसमें उसको मेंटली उसको समझ में नहीं आ रहा है पेशेंट को कि वो क्या कर रहा है, तो वो डिलीरियम का कंडीशन है। इसका हम देखेंगे कोमा। तो कोमा वर्ड आपने बहुत सुना होगा, बहुत कॉमन है। तो इसमें क्या है कि स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस इन विच अ पर्सन कैन नॉट बी अवेकन, फेल टू रिस्पॉन्स नॉर्मली टू पेनफुल स्टिमुलाई, लाइट साउंड, लैक्स अ नॉर्मल वेक स्लीप साइकिल एंड डज नॉट इनिशिएट वॉलंटरी एक्शन। तो कोमा की क्या कंडीशन है कि पेशेंट जिंदा तो है लेकिन वो अनकॉन्शियस है, उसको पेन नहीं पता चल रहा है, उसको लाइट नहीं पता चल रहा है, उसको साउंड नहीं पता चल रहा है, उसका जागना सोना एक जैसा है, तो वो कंडीशन जो है, और कोई वॉलंटरी एक्शन जो अपने मन से वो नहीं कर पा रहा है, इसको कोमा कहते हैं। एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या है? जो मिर्गी जो होता है, मिर्गी के जो झटके आते हैं उसको एपिलेप्सी कहते हैं कॉमन भाषा में। तो एपिसोड्स ऑफ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विद इन द ब्रेन रिजल्ट्स इन सीजर्स। द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन अफेक्टेड बाय द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मे रिजल्ट इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीजर। तो ब्रेन का कोई पार्ट अफेक्टेड है या फिर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस से कभी कभी झटके आ जाते हैं उसकी वजह से, या कोई बीमारी है, कोई क्लॉट है या अदर कंडीशंस होती हैं ब्रेन की, तो उसमें जो है झटके आते हैं या एपिसोड्स आते हैं, बार बार जो दौरे पड़ते हैं, तो उसको हम एपिलेप्सी कहते हैं या मिर्गी कहते हैं कॉमन भाषा में आप समझे तो। फिर हम देखेंगे हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन क्या है? हेलुसिनेशन क्या है? दिस इज अ परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई डैश एज क्वालिटीज ऑफ रियल परसेप्शन। तो ये जो आपने बहुत कॉमन देखा होगा, फिल्मों में आपने देखा होगा कि कोई कैरेक्टर है, उसको कोई और कैरेक्टर दिखता है जो कि एक्चुअली होता नहीं है, वो उससे बात करता है, तो जो चीज़ नहीं है वो हमें दिखाई देती है, ऐसा पता चलता है, एक्सटर्नल परसेप्शन होता है, तो उसके हम कहते हैं हेलुसिनेशन। मेनिंजाइटिस देखते हैं। तो इन्फ्लामेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स, मेनिंजेस सराउंडिंग योर ब्रेन। तो ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है मेनिंजेस, तो उसके जो इन्फ्लामेशन होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के जो सराउंडिंग्स होते हैं उसका इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, तो मेनिंजाइटिस कहते हैं। और इसमें मेनली हेडेक, फीवर और स्टिफ नेक होता है। और जो आपने नाम सुना कॉमन जो लोग बोलते हैं कि दिमाग में बुखार चढ़ गया, तो वो जो है मेनिंजाइटिस की कंडीशन होती है। इसके बाद हम देखेंगे माइग्रेन। तो माइग्रेन से आपने बहुत कॉमन नाम है, आपने सुना होगा कि हेडेक। तो ये हेडेक होता है, बहुत सीवियर होता है, इसमें वॉमिटिंग हो सकती है साथ में, और ये इसके भी एपिसोड्स होते हैं। एपिसोड्स इन द सेंस कि बार बार होता है और बहुत सीवियर होता है, और इसमें रिलीफ होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। फिर देखते हैं हम नार्कोसिस। तो दिस इज स्टेट ऑफ स्टूपर
ड्रॉसनेस और अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस बाय ड्रग। तो किसी ड्रग के इफेक्ट से जब मेंटल कोई डिस्टर्बेंस होता है, फिजिकल भी ड्रॉजीनेस होता है, मतलब ऐसा कंडीशन है कि पेशेंट जैसे होश में नहीं है, थोड़ा सोया सोया है, इस तरीके का मेंटली उसका मेंटल कंडीशन सही नहीं है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो वो नार्कोसिस की कंडीशन। इसके बाद हम देखें ओटोटॉक्सिक्स। तो ओटोटॉक्सिक क्या होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग टॉक्सिक टू ईयर। जो ओटो जो वर्ड है ईयर के लिए यूज़ किया जाता है, तो जो ईयर के जो है नर्व्स या उसके कोई पार्ट के लिए जो टॉक्सिक जो है इफेक्ट अगर किसी ड्रग का दिखता है उसको ओटोटॉक्सिक कहते हैं। किसी ड्रग के साइड इफेक्ट से भी ऐसा हो सकता है। फिर देखते हैं पार्किंसोनिज्म और पार्किंसंस डिसीज जो होता है, तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है और इसमें क्या होता है कि मूवमेंट की प्रॉब्लम होती है। जो आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है वो थोड़ा सा उसको कपकपी आ रही है, चलते हुए वो लड़खड़ा रहा है, मूवमेंट उसका वैसा है, तो पार्किंसोनिज्म की कंडीशन। के बाद हम देखेंगे पेरिफेरल न्यूराइटिस। तो आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था जो अदर्स मैंने मेडिकल टर्मिनोलॉजी बताए थे। तो न्यूराइटिस तो नर्व्स का इन्फ्लामेशन है, पेरिफेरल नर्व्स का, पेरिफेरल न्यूराइटिस। फिर स्टॉपर देखेंगे, स्टेट इन विच अ पर्सन इज ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस है, बिल्कुल होश में नहीं है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको क्लियर नहीं है, को क्या बोल रहा है क्लियर नहीं है, तो स्टॉपर कंडीशन। ट्रॉमा मतलब होता है चोट। तो कहीं भी इंजरी होती है, फिजिकल होती है, मेंटल भी हो सकती है, तो उसको ट्रॉमा कहते हैं। डीप डिस्ट्रेसिंग एंड डिस्टर्बिंग होता है। वर्टाइगो का मतलब जो नॉर्मल जो है चक्कर जो है उसके लिए वर्टाइगो वर्ड करते हैं, यूज़ करते हैं। तो मेडिकली ये डिजीनेस मतलब चक्कर के लिए जो डिजीनेस वर्ड किया जाता है उससे थोड़ा सा अलग है। तो इसमें लाइट हेडेडनेस होता है, अनस्टडीनेस होता है, इन्वॉल्व द सेंसेशन ऑफ मूवमेंट, तो हमेशा घूमता हुआ पता चलता है। और ये किसी इंटरनल डिसीज के कारण ईयर में प्रॉब्लम हो सकती है, कान में प्रॉब्लम, ब्रेन में प्रॉब्लम या सेंसरी नर्व में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण बार बार इस तरह के चक्कर जैसी कंडीशन आती है। इसके बाद हम देखेंगे इंसोम्निया। तो इंसोम्निया का मतलब है कि जो कोई भी पर्सन है वो सो नहीं पा रहा है या बहुत जल्दी जाग पा रहा है, तो इंसोम्निया का कंडीशन जो लैक ऑफ स्लीप है, निद्रा की जो शिकायत है, इंसोम्निया। इसके बाद हम देखेंगे मियोसिस। तो एक्सेसिव कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ आई, जो आई के हमारे आई के जो बीच का जो पार्ट होता है प्यूपिल, जो ब्लैक पार्ट में दिखाई देता है, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो जाना मियोसिस। साइक्लोप्लेजिया, तो ये पैरालिसिस ऑफ सिलियरी मसल्स ऑफ आई जो होता है वो साइक्लोप्लेजिया कहलाता है, जिसके कारण हमारे आई में डिस्टर्बेंस होती है। इसके बाद हम देखें कंजक्टिवाइटिस, बहुत कॉमन सुना होगा, जो आँख आना जो होता है उसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन जो है वो कहलाता है कंजक्टिवाइटिस। इसके बाद हम देखेंगे डिप्लोपिया। डिप्लोपिया का मतलब डबल विजन, दो दो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, तो ये डिप्लोपिया। इसके बाद आयराइटिस, आइरिस का इन्फ्लामेशन, जो आइरिस आई का पार्ट है उसका इन्फ्लामेशन। ग्लोकोमा, ग्लोकोमा एक आई डिसीज है जो बहुत कॉमन है और इसके कारण हमारे देश में बहुत सारे केसेस आते हैं ब्लाइंडनेस के या विजन लॉस के, आँख की रोशनी चली जाती है। तो ये ऑप्टिक नर्व की ये प्रॉब्लम है, ऑप्टिक नर्व में कुछ डैमेज होता है तो ग्लूकोमा जैसी बीमारी होती है। इसके बाद हम देखें फोटोफोबिया। फोबिया का मतलब है डर, फोटो मतलब लाइट, लाइट से जो डर होता है या विजुअल परसेप्शन ऑफ लाइट से कभी कभी बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस हो जाता है। जैसे धूप में कभी कभी आपने देखा हो कि हमारी आँख नहीं खुलती, तो वो हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, लगभग जो सभी को होती है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे, इंटेंस प्रॉब्लम, तो उसको कहते हैं फोटोफोबिया और वो एक तरह की डिसीज़ होती है। इसके बाद हम देखेंगे एलोपेसिया, जो बॉल्डनेस होता है, बॉल्डनेस मतलब जो बाल जो झड़ जाते हैं या पैची जो लॉस होता है, जो गंजापन होता है, तो उसको एलोपेशिया का उसके लिए एलोपेशिया वर्ड यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं एनाफाइलैक्सिस। तो दिस इज ए सीवियर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन, जो किसी मेडिसिन के कारण हो सकता है, अदर कंडीशन में भी हो सकता है कि सडन जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाती है, उसको एनाफाइलैक्सिस शॉक कहते हैं, एनाफाइलैक्सिस कहते हैं। साइनोसिस, तो साइनोसिस का मतलब जो नीला पड़ जाना स्किन का, तो आपने देखा होगा अक्सर कि पॉइजन के कंडीशन में आप देखते हैं कि बॉडी नीली पड़ जाती है, स्किन है, लिप्स है या फेस है, तो उसको साइनोसिस कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इरिथ्रेमा। इरिथ्रेमा का मतलब रेडनेस, कहीं पे भी जो लाल चकत्ते से ऐसा हो जाना या स्किन का लाल हो जाना, म्यूकस मेम्ब्रेन का, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, तो उसको इरिथ्रेमा कहते हैं। फिर हम देखेंगे एपनिया। तो एपनिया का मतलब है सांस नहीं ले पाना, टेम्पररी सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग स्पेशली ड्यूरिंग स्लीप, अचानक से थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए सांस एकदम से रुक जाना, उसको एपनिया। डिस्निया मतलब सांस लेने में तकलीफ। डिस्निया और एपनिया में क्या फ़र्क है? डिस्निया का मतलब है कि सांस लेने में तकलीफ होना,
जो प्रॉब्लम आती है, कॉमन पेशेंट्स आते हैं कि हमें सांस लेने में दिक्कत, और एपनिया का मतलब सडन कुछ सेकंड्स के लिए सांस एकदम से रुक जाती है और खासतौर से सोते समय, तो उसको एपनिया की कंडीशन कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अनॉक्सिया। अनॉक्सिया का मतलब है टोटल डिप्लीशन इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बिल्कुल ना मिल पाना, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हाइपोक्सिया, एकदम लो ऑक्सीजन कंडीशन। उसके बाद देखेंगे डिमल्सेंट, तो ये एजेंट होते हैं फॉर्मिंग अ सूदिंग फिल्म ओवर अ म्यूकस मेम्ब्रेन, रिलीविंग माइनर पेन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। इसका देखेंगे अरिदमिया, तो इरेगुलर हार्ट बीट जो होती है उसको एरिदमिया कंडीशन कहते हैं। हार्ट बीट का बहुत ज़्यादा कम होना या फास्ट होना एरिदमिक कंडीशन है। कभी कम या ज़्यादा होना एक ही टाइम पे मिलता है तो भी एरिदमिया है। ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया आप देखेंगे कि स्लोअर देन नॉर्मल हार्ट रेट जो है ब्रेडिकार्डिया, और टैकीकार्डिया का मतलब हार्ट रेट जो है बढ़ जाती है, हार्ट बीट फास्टर हो जाती है, तो टैकीकार्डिया। इसके बाद हम देखेंगे एंजाइना। एंजाइना वर्ड आपने बहुत सुना होगा। एंजाइना जो चेस्ट पेन होता है, जो हार्ट वाले पेशेंट को आपने देखा होगा सडन चेस्ट पेन होता है और डेथ हो जाती है, तो वो जो चेस्ट पेन है वो एंजाइना है, क्योंकि उसमें जो हार्ट मसल है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। इसके बाद हम देखेंगे आइनोट्रॉफी, द फॉर्म ऑफ टर्टोमेरिज्म इन्वॉल्विंग द मूवमेंट ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, द रेगुलेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर और सेल रिसेप्टर्स ऑफ आयन। तो हमारे जो बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्जिंग जो होती है, जो नर्व सेल्स है उसमें जो कंडक्शन होता है, तो उसमें जो है उसका जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसे हम कहते हैं आइनोट्रॉफी। इसके बाद हम देखेंगे एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब भूख नहीं लगना, ईटिंग डिसऑर्डर जो है, कॉमन भाषा में समझिए भूख नहीं लगना। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक वर्ड होता है। नर्वोसा मतलब जो नर्वसनेस होती है कि हमें नहीं खाना है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसके अंदर एक मेंटल इलनेस होती है कि खाने से मोटे हो रहे हैं, तो उसको पतले होने की डिज़ायर होती है, तो उसको भूख नहीं लगती, उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कोलाइटिस। कोलाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ कोलॉन। सीधे आपको मैंने ये आइटिस वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन दिया था अदर वीडियो में कि आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, और जिस पार्ट के साथ इसका नाम जुड़ा है तो उस पार्ट में इन्फ्लामेशन। कोलाइटिस मतलब कोलान का इन्फ्लामेशन। इसके बाद हम देखेंगे डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया का मतलब डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, मतलब जो खाना निगलने में या पानी निगलने में दिक्कत है तो उसको कहते हैं डिस्फेजिया या डिफ़िकल्टी है। ग्लोसाइटिस, तो ग्लोसाइटिस फिर से आप देख सकते हैं आइटिस वर्ड है तो इन्फ्लामेशन, ग्लोसाइटिस मतलब टंग का इन्फ्लामेशन। फिर इसके बाद हम देखेंगे पैरालिटिक इलियस, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ इंटेस्टाइन मसल। तो इलियस का मतलब इलियम जो वर्ड है वो हम यूज़ करते हैं, इंटेस्टाइन का पार्ट है, और उसमें जो पैरालिसिस होता है वहाँ की मसल्स का पैरालाइज हो जाना, तो उसको हम कहते हैं पैरालिटिक इलियस। इसके बाद देखें अक्लोरहाइड्रिया। अक्लोरहाइड्रिया, अक्लोरहाइड्रिया का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन कम होना इन गैस्ट्रिक सिक्रीशन, तो या नहीं होना या कम होना HCl का सिक्रेशन स्टमक में, तो उसको अक्लोरहाइड्रिया कहते हैं। इसका लिबिडो जो है वो मेल के लिए यूज़ हुआ जाता है, कॉमन फीमेल्स के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन इसमें जो कंडीशन है कि जो उसकी पर्सन की जो सेक्सुअल कंडीशन है, डिज़ायर है, तो वो कम हो जाती है, और ये किसी मेंटल या फिर फिजिकल इलनेस के कारण भी हो सकती है, इन्फ्लुएंस बाय बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होती है। इसके बाद हम देखेंगे मीनोपॉज। तो मीनोपॉज और मीनार्के दो वर्ड है जो सभी को पता होना चाहिए। मीनोपॉज का मतलब है पीरियड्स का बंद होना, मीनार्की का मतलब जो फर्स्ट टाइम जब पीरियड स्टार्ट होता है, मेंसेस स्टार्ट होता है एक किसी भी गर्ल में, तो मीनार्की, और जब मेंसेस बंद होता है ओल्डर एज में तो उसको मीनोपॉज कहते हैं, परमानेंटली बंद हो जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं नियोनेट जो इन्फेंट लेस देन 4 वीक्स ओल्ड, 1 महीने से कम का जो बच्चा है उसको इन्फेंट कहते हैं, लेस देन 4 वीक्स ओल्ड। तो मिक्चुरेशन जो है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स नॉर्मली जो है प्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, तो मिक्चुरेशन मतलब यूरिन पास आउट करना आम भाषा में अगर हम समझे। इसके बाद हम देखेंगे डिस्मेनोरिया। तो मेनोरिया वर्ड हम मेंसेस के लिए यूज़ करते हैं, डिस मतलब डिफ़िकल्टी मतलब पेनफुल, तो पेनफुल जो मेंसेस होता है उसको डिस्मेनोरिया। एक्यूट एंड क्रोनिक वर्ड अगर हम देखेंगे तो एक्यूट का कंडीशन मतलब सीवियर, जो तुरंत से अगर कोई बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा लक्षण आने लगते हैं, उसको एक्यूट कहते हैं। क्रोनिक अगर कोई पुरानी बीमारी है, लंबे टाइम से चल रही है धीरे धीरे, तो उसको हम क्रोनिक कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक्वायर का मतलब है नॉट इनहेरिटेड और प्रेजेंट एट बर्थ, डेवलपिंग आफ्टर बर्थ, तो जो जन्मजात नहीं है उसको हम एक्वायर्ड कहते हैं। कंजेनाइटल का मतलब जो जन्मजात है, हमें जीन से मिलती है, उसको हम कंजेनाइटल वर्ड करते हैं। नियोप्लास्टिक का मतलब है कैंसरस ग्रोथ, जो फैलने वाली कंडीशन है उसको हम नियोप्लास्टिक कहते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे
एलर्जी, एलर्जी का मतलब तो आप सभी जानते हैं कि किसी चीज़ से हमको, किसी पर्टिकुलर चीज़ से हाइपर सेंसिटिविटी होती है, किसी मेडिसिन से हो सकती है, किसी खाने की चीज़ से हो सकती है, फ्लावर से हो सकती है, डस्ट से हो सकती है, स्किन एलर्जी हो सकती है, नेज़ल हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये एलर्जी है, मतलब किसी चीज़ को हमारा जो इम्यून सिस्टम है ज़्यादा रिस्पॉन्स करने लगता है, तो एलर्जी कहलाता है। साइकेट्रिक मतलब मेंटली कनेक्शन है हमारा। साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो है कोई मेंटल इलनेस होती है, कोई मूड डिस्टर्बेंस है, थिंकिंग है, बिहेवियर में चेंजेस है, ये सारी साइकेट्रिक डिसऑर्डर। सेमी पैरालिसिस, सेमी का मतलब हाफ, पैरालिसिस का मतलब लकवा जो मारता है, तो हाफ जो है लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट और सेंसेशन पार्ट ऑफ बॉडी, यूजुअली ऐसा रिजल्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल इंजरी। तो किसी न्यूरोलॉजिकल इंजरी या डैमेज के कारण जो पैरालिसिस होता है उसको सेमी का मतलब हाफ, मतलब हाफ बॉडी में, मतलब आइदर वो आपके राइट हाफ में या पेशेंट के एक तरफ दाएं तरफ हो सकता है, या फिर बाएं तरफ, या फिर अपर बॉडी में या लोअर बॉडी में, तो हाफ। ठीक है। पैराप्लेजिया पैरालिसिस ऑफ लेग्स कहलाता है। सेलुरेसिस, एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इन यूरिन। पैथोजेनेसिस वर्ड आपने बहुत सुना होगा। तो जो कोई डिसीज़ होती है उसका जो स्टार्टिंग होता है, कहाँ से डिसीज़ स्टार्ट हुई, कैसे प्रोग्रेस हुई और डिसीज़ की ये कंडीशन आई, सिम्टम्स आए, तो पूरी प्रक्रिया जो होती है वो पैथोजेनेसिस कहलाती है। तो ये रहे कुछ कॉमन टर्म्स कुछ, और उम्मीद है कि मुझे आसानी से आपको ये समझ में आ गए होंगे जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, और आपको बहुत हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम के लिए और आगे बाकी लाइफ के लिए भी, क्योंकि मेडिकल टर्म्स एक बार आपको याद हो गए तो हमेशा आपको काम आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जैसे ही नए वीडियो मैं अपलोड करती हूँ आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएँ। धन्यवाद।